सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गौतम जैन एजुकेशन। दोस्तों, न्यूज ये है कि भारत ने खोल दिया अपना सीक्रेट स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट टू द प्राइवेट कंपनीज। यानी कि अब प्राइवेट कंपनीज को भी यहां पे स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने की अनुमति दे दी गई है। तो जो एम का 5th जनरेशन भारत जिस पे वर्क कर रहा है दोस्तों, दैट इज एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट। इस पे अब प्राइवेट कंपनीज के भी हाथ खोल दिए हैं, यानी प्राइवेट कंपनीज भी इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकती है। प्राइवेट कंपनीज को यहां पे बुलाया गया है कि वो भी एमका बनाने में योगदान दे। सो इंडिया ओपन द एमका फाइटर प्रोग्राम टू द प्राइवेट कंपनीज। पहले जो दोस्तों फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट था वो गवर्नमेंट कंपनीज यानी एचएएल ये ही बनाती थी, राइट। उसके बाद प्राइवेट कंपनीज को यहां पे अलाउ किया गया। 3 जो मेन प्राइवेट लेड कंसोर्टिया है दैट विल कंपीट फॉर द एमका प्रोटोटाइप्स। ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। दैट मेक्स ए मेजर शिफ्ट इन इंडियाज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। अब आप कहोगे ठीक है से, ये जरा हमें बताएं कि ये स्टेल्थ फाइटर जेट क्या होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताओ बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो देखो दोस्तों, आप एक एग्जांपल के साथ, एक एनालॉजी, एक रिलेशंस के साथ समझो। जैसे मान लो सुबह जब आप स्कूल के लिए तैयार होते हो, धूप में खड़े होते हो तो जमीन पर आपकी एक परछाई बनती है कि नहीं बनती। रडार भी धूप की तरह ही काम करता है एक तरह से। एनालॉजी ये समझो कैसे, वो हवाई जहाज पर अपनी किरणें फेंकता है और टकराकर वापस आती है। जैसे मान लो कोई फाइटर जेट स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है, ठीक है, स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है, तो रडार होगा ना, उसको कंप्यूटर पर उसका एक्चुअल साइज बता देगा कि इतना बड़ा जहाज उड़ रहा है। इसका मतलब उसको टारगेट करना फिर तो आप कहोगे सर बिल्कुल आसान हो जाएगा। बिल्कुल यही तो बात है। जो नॉर्मल जेट होता है दोस्तों वो हाथी जैसा दिखता है, ठीक है। इतना बड़ा जेट उस कंप्यूटर स्क्रीन पर जब रडार उसको पकड़ लेती है। जो सेमी स्टेल्थ होता है वो 4.5th जनरेशन है, जैसे हमारा रफाइल है, वो एक बिल्कुल बर्ड जैसा दिखता है, पक्षी जैसा, राइट। वो कैसा दिखता है? पक्षी जैसा। तो उसको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, एनिमी टारगेट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद जो ट्रू स्टेल्थ है ना, वो रडार पर एक मॉस्किटो जैसा दिखता है, यानी बिल्कुल ही छोटे साइज का। तो उसको तो टारगेट करना नेक्स्ट टू इंपॉसिबल हो जाता है। इसको साइंस में कहा जाता है रडार क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो आप कहोगे फिर तो सर जो स्टेल्थ फाइटर जेट है 5th जनरेशन वो ही इंडिया को लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात, इसीलिए तो एमका पर यहां पे काम किया जा रहा है। गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट कंपनीज को भी यहां पे मौका दिया जा रहा है। तो जो स्टेल्थ फाइटर है वो मैटर क्यों करता है? क्योंकि दे आर डिफिकल्ट फॉर एनिमी रडार्स टू डिटेक्ट। अभी मैंने आपको समझाया क्यों, क्योंकि उसका साइज ही कंप्यूटर पे बहुत छोटा सा दिखेगा, ऐसे बिल्कुल छोटा सा। तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना वो कि एक्चुअली में है क्या। वो आएगा अपने टारगेट हिट करेगा और चला जाएगा। जैसे यूएसए का F-22 रैप्टर, ये इतना तगड़ा स्टेल्थ टेक का बना हुआ जेट है, ये इसको सेल ही नहीं करता है दोस्तों। सो दे कैन पेनिट्रेट हेवीली डिफेंडेड एयर स्पेस। मॉडर्न एयर वॉरफेयर इंक्रीजिंगली डिपेंड ऑन द स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, जो अपने टारगेट अचीव कर सके। इनको फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी यहां पे मिलती है। अब एयरक्राफ्ट की बात करें, किस तरह से इसकी शुरुआत होती है, तो दोस्तों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जन्मदाता बताते हैं स्टेल्थ टेक का। 1981 में फर्स्ट फ्लाइट होती है F-117 नाइट हॉक, दैट इज द स्टेल्थ अटैक एयरक्राफ्ट। उसके बाद यूएस बनाता है F-22 रैप्टर, ठीक है। बहुत ही लिमिटेड जेट्स हैं ये, सिर्फ और सिर्फ यूएस के पास है, ये बेचता भी नहीं है। 5th जनरेशन है, काफी एडवांस इसको मानते हैं। देन F-35 लाइटनिंग 2 2006 का ये 5th जनरेशन है। यही ये भारत को पिच कर रहा था कि ये खरीद ले उनका। लेकिन इंडिया यहां पे रफाइल के साथ डील कर रहा है और रशिया के साथ भी बात चल रही है सुखोई 57 के लिए। सो द यूएस पायनियर्ड द स्टेल्थ टेक ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। इनकी जो डिफेंस कंपनी है ना दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन, बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है जो एयरक्राफ्ट बनाती है। F-22 रिमेन वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एयर सुपीरियरिटी फाइटर्स। F-22 इसको ये सेल ही नहीं करता किसी भी कंट्री को। F-35 जो सेल करता है, इट बिकम द मोस्ट एक्सपोर्टेड स्टेल्थ फाइटर ग्लोबली, राइट। अमेरिका रिमेन द बेंचमार्क फॉर स्टेल्थ एविएशन। एंड F-35 की सक्सेस स्टोरी की अगर हम बात करें तो 1000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट इसने पूरी दुनिया में दोस्तों बेच दिए हैं। कैन यू बिलीव दैट? इतना बड़ा इसका मार्केट है, इतनी बड़ी इसकी कंपनी है। $1 ट्रिलियन इतना यहां से फाइटर जेट से ये अर्न कर चुका है दोस्तों। इतना बड़ा ये प्रोग्राम है। इट इज ऑपरेटेड बाय न्यूमेरस अलाइड कंट्रीज। आप देख सकते हो सऊदी है, सऊदी के पास भी F-35 है दोस्तों, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज को ये बेचता है, अपने जितने भी नेटो अलायंस है वहां पर इसके फाइटर जेट्स होते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है चाइना का। आपने कहा यूएसए का तो सर समझ गए, F-22 रैप्टर एंड F-35, ठीक है। अब जरा चाइना का भी समझाएं। तो चाइना का है J-20 ड्रैगन, ये ऑपरेशनल है। उसके बाद J-35 अंडर डेवलपमेंट है। चाइना स्टेल्थ रेस में आता है यूएस के बहुत बाद। J-20 becomes China's first operational stealth fighter. Beijing invested heavily in indigenous aerospace capability. देखो चाइना तो कॉपी करता है, रशिया का इंजन यहां से लेगा, कॉपी करेगा, फिर यहां पे रशिया यूएसए इनकी जो स्टेल्थ टेक है इनको कॉपी कर लेगा। सो चाइना के पास देखो अपना खुद का रिसर्च बेस अगर बात करें ना, जैसे यूएस ने, फ्रांस ने काफी टाइम इन्वेस्ट किया, 50 साल फेल हुए, फिर उनका डेटा इकट्ठा किया, तब जाके ये स्टेल्थ टेक बना पाए। चाइना उस तरह से नहीं है, लेकिन फिर भी चाइना इसमें एडवांस है एज कंपेयर टू इंडिया। सो अर्ली J-20 रिलाई ऑन द रशियन इंजन्स। चाइना स्ट्रगल टू डेवलप रिलायबल इंडिजिनस इंजन्स। द WS-10 and WS-15 program showed the self-reliance. So engine tech remained the toughest aerospace challenge. China had significantly progressed but continue refining the performance. अब बात करते हैं रशिया की स्टेल्थ टेक की दोस्तों। जो रशिया हमें देने को तैयार है दैट इज सुखोई 57।
ये ऑपरेशनल है। फिर एक सुखोई 75 ये प्रपोज्ड है, इस पे रशिया काम करेगा। सुखोई 75 चेकमेट। रशिया डेवलप द सुखोई 57 एज इट्स 5th जनरेशन फाइटर जेट, जो भारत को पिच कर रहा है। सो प्रोजेक्ट फेस्ड फंडिंग एंड प्रोडक्शन डिलेज। मॉस्को फोकस ऑन मैन्यूवरेबिलिटी एंड मिसाइल कैपेबिलिटी। एक्सपोर्ट ऑर्डर हैव रिमेन लिमिटेड, इसका लिमिटेड है, वेस्टर्न सैंक्शन है। दूसरा वेस्टर्न कंट्रीज है वो यूएसए के फाइटर जेट ज्यादा खरीदती है। आपको रीजन अच्छे से पता होगा इसका, रशिया को बॉयकॉट करने के लिए, रशिया को अलग थलग करने के लिए। फ्रांस एंड यूरोपियन एक्सपर्टीज की बात करें दोस्तों तो फ्रांस भी इसमें पीछे नहीं है, बहुत आगे है। फ्रांस का जो जेट है रफाइल, आप देखो रफाइल कितने देशों को वो बेच चुका है और इंडिया इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर भी है। इंडिया ने 36 रफाइल पहले 59,000 करोड़ के मंगवाए थे, 2016 में डील साइन हुई। उसके बाद अभी जो 26 मेरीन यहाँ पे रफाइल है उसकी डील साइन हो चुकी है। फिर 114 रफाइल अलग से इंडियन एयरफोर्स के लिए यहाँ पे डील नेगोशिएशन टेबल पर है। ओके, जिसमें इंडिया चाहता है कि भैया टेक ट्रांसफर हो, इस पे बात यहां पे फंसी हुई है। बाकी ये 36 रफाइल तो अभी एज ऑफ नाउ है ही, फ्यूचर डील 26 मोर जो कि मरीन्स रफाइल आने वाले हैं। ये थोड़े एडवांस होते हैं, इंडियन एयरफोर्स के पास है, उनसे एडवांस इन द सेंस यानी कि इनमें एक हुक लगा होता है। ठीक है, जो एयरक्राफ्ट पर उतरते हैं ना विमान, तो हुक लगा होता है, वो हुक क्या करता है उसको रोक लेता है एकदम से जैसे ही वो लैंड करता है। सो रफाइल इज नॉट ए ट्रू स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। ट्रू स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का मतलब दोस्तों ये 4.5 जनरेशन है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में यहां पे एक एनालॉजी देकर के समझाया था कि बर्ड जैसा दिखेगा। ओके, रडार इसको कैच करेगा ना तो बर्ड जैसा कंप्यूटर में दिखेगा। ऑन द अदर हैंड 5th जनरेशन बिल्कुल छोटा सा मच्छर जैसा दिखता है, तो बिल्कुल डिटेक्ट करना इसको काफी मुश्किल हो जाता है। सो इट वाज रिड्यूस्ड रडार सिग्नेचर्स टेक्निक। फ्रांस फोकस ऑन मल्टी रोल फ्लेक्सिबिलिटी एक्सपोर्ट सक्सेस। रफाइल बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल फाइटर एक्सपोर्ट। फिर दोस्तों फ्रांस में जो इंजन यूज करते हैं ना, ये इंजन बहुत ही शानदार है। साफ्रान इंजन का मेनली ये यूज करते हैं। यूके अपने जहाजों में दोस्तों रोल्स रॉयस का इंजन यूज करता है, ठीक है, और यूएसए करता है जीई एरोस्पेस। ये इनके इंजन के नेम है। हमने भी तो तेजस में यूएस का इंजन यूज कर रखा है। तेजस पूरा भारत में, तेजस भारत में थोड़े ना बनता है। इंजन जो कावेरी इंजन है वो इंडिया का कहां इतना डेवलप्ड है दोस्तों, उससे रिलेटेड जो टेक है वो भारत में है ही नहीं। सो इंडिया और साफ्रान यानी कि जो फ्रांस का है, इनके बीच में एक इंजन कॉर्पोरेशन यहां पे होने को, यहां पे देखने को मिलेगा आपको आने वाले टाइम में, जिसमें जो टेक ट्रांसफर है। अब देखो बात यह है दोस्तों कि मान लो इंडिया कावेरी इंजन पे इन्वेस्ट करे 20-30 साल तक, उससे अच्छा साफ्रान इंजन का जो टेक है फ्रांस भारत को दे दे तो अच्छा नहीं होगा? इससे हम 2-3 साल में ही यहाँ पे अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट कर लेंगे, राइट। सो ये इस पे इंडिया बेसिकली लगा हुआ है कि टाइम भी बचे और विदेशों की जो टेक है वो हम यहाँ पे ले। तो दोस्तों क्वेश्चन आपका ये आएगा कि सर इंडिया इतना पीछे क्यों है जेट इंजन में? ठीक है, आप पूछोगे सर न्यूक्लियर बॉम्ब हमने बना दिया, राइट। स्पेस साइंस में भी हम कहीं पीछे नहीं है, बहुत आगे हैं, इसरो काफी आगे है दोस्तों, ठीक है। तो सर ये फिर फाइटर जेट की बात करें तो ये इंजन में हम पीछे क्यों रह गए? दोस्तों इंजन बनाना ना न्यूक्लियर बॉम्ब और स्पेस मिशन से भी डिफिकल्ट है फाइटर जेट्स के इंजन बनाना, वरना अब तक इंडिया बना नहीं लेता। अग्नि 6 तक यहाँ पे इंडिया बनाने को हो रहा है दोस्तों। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कितना आगे है साइंस में, लेकिन इंजन बनाना बहुत मुश्किल है। 50 से 60 साल की मेहनत है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, इतने बार ये फेल हुआ है और जो फेल होने के जो डेटा है इसके पास इसने इकट्ठे किए, तब जाकर के कोई एक सक्सेसफुल इंजन बनता है। ये एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पर ऑपरेट करता है, एडवांस मेटलर्जी इसके लिए चाहिए, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग इसके लिए चाहिए। इंजन डेवलपमेंट में टेक डेकेड्स, ओनली अ हैंडफुल ऑफ नेशंस इनके पास ही फुल टेक है, राइट। सो इंडिया का फाइटर एयरक्राफ्ट की थोड़ी सी मैं आपको जर्नी यानी कि कहानी बताऊं दोस्तों, तो 1961 में स्टार्ट होता है हमारा मारुत HF-24 मारुत। उसके बाद LCA प्रोग्राम स्टार्ट होता है 1984 में, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट। फिर तेजस आता है दोस्तों जो फर्स्ट फ्लाइट लेता है 2001 में, जिसमें अमेरिकन इंजन है, राइट। उसके बाद एम का डेवलपमेंट 2024 में बात चलती है और अब जाकर के प्राइवेट कंपनीज को अलाउ किया गया, भैया आओ एम का बनाओ, 5th जनरेशन फाइटर जेट भारत को दो। अब इंडिया यहाँ पे सेल्फ रिलायंट बनना चाहता है। सेल्फ रिलायंट तो दोस्तों तब बनेगा ना जब इंजन हम बना पाएंगे। मेन तो वही है ना, शरीर है पर उसमें आत्मा होगी तभी तो वो काम करेगा। तो उस पर इंडिया को ज्यादा काम किया जाना चाहिए। बाकी देखते हैं ये जो एमका की बात कर रहे हैं इसमें इंजन कौन सा यूज होगा, क्या कावेरी इंजन यूज करेंगे अपना खुद का इंजन, या फिर बाहर विदेशों से जो टेक ट्रांसफर करवा रही है इंडिया उसी इंजन के बेस पे हम अपना एक नया इंजन बनाएंगे। तेजस की स्टोरी दोस्तों ये है, ये ADA एंड HAL, ओके, एरोस्पेस डिपार्टमेंट और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसके द्वारा यहाँ पे बनाया गया। इट रिप्लेस एजिंग MiG-21 एयरक्राफ्ट, इसको ये तेजस रिप्लेस करेगा, ठीक है। इसमें इंडिजिनस टेक है, एक्सपोर्ट आर बीइंग परस्यूड ग्लोबली, द एयरक्राफ्ट स्ट्रेंथन इंडियाज एरोस्पेस कॉन्फिडेंस। प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हिस्टोरी क्यों है? क्योंकि HAL ही था पहले, इसी की डोमिनेंस थी, अब इसकी डोमिनेंस भी यहाँ खत्म होगी। डोमिनेंस क्या खत्म होगी? सरकारी कंपनी प्राइवेट को यहाँ पे इसलिए दिया जा रहा है ताकि प्राइवेट के पास पैसा है ना, तो पैसा लगा करके R&D पर खर्च करके वो अच्छे से इसको बना पाए। नो डाउट प्रॉफिट भी उन्हीं को ही मिलेगा दोस्तों, बट एट द सेम टाइम इंडिया को अपनी खुद की स्वदेशी चीज मिलेगी। दूसरा, जितना चाहेंगे उतना मिलेगा, यही तो दोस्तों फायदा होता है। अगर खुद हमें कोई चीज बनानी है फिर तो हम एन नंबर ऑफ चीज बना सकते हैं ना, प्रोवाइडेड कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं। तो एम का जो इंडिया का 5th जनरेशन ड्रीम है दोस्तों, ये स्टेल्थ होगा, इंटरनल वेपन्स बे, यानी कि जो वेपन्स होंगे ना वो पूरे के पूरे अंदर की तरफ छुप जाते हैं, डिटेक्ट भी नहीं हो पाते। सुपर क्रूज यहाँ पे होगा, उसके बाद AI असिस्टेड सिस्टम होगा, एडवांस सेंसर लगेंगे, पूरा हाईटेक 5th जनरेशन यहाँ पे जेट भारत बनाने जा रहा है।
अब बात करते हैं दोस्तों इंडिया के एरोस्पेस फ्यूचर्स की। तो यूएस के पास तो अपना है F-22 F-35, आगे पता नहीं वो कौन सा एडवांस यहाँ पे जेट बनाए दोस्तों। इसके पास तो B-2 बॉम्बर्स तक हैं, काफी एडवांस है। तो यूएस का तो कोई मुकाबला है नहीं। देखो फैक्ट्स तो फैक्ट्स ही रहेंगे। चाइना के पास भी दोस्तों J-20 है, सुखोई 57 रशिया के पास भी अपने हथियार, अपने जहाज, सब कुछ है। इंडिया थोड़ा सा पीछे है इस रेस में। इंडिया भी एमका पर काम कर रहा है। होप सो कि यहाँ पे एमका बने, मारुत से तेजस, तेजस से तेजस MK2, उसके बाद यहाँ पे ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर जेट, एंड देन उसके बाद दोस्तों एमका। दिस इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। अब यहां पे प्रॉब्लम ये है दोस्तों, अब आप कहोगे ठीक है सर, हमें स्टेल्थ टेक के बारे में पता चल गया, क्या मतलब होता है, हमें इंडिया के प्रोजेक्ट के बारे में पता चल गया स्टार्टिंग से अब तक का, हमें विदेशों को भी पता चल गया कौन कौन पाइनर है इस टेक के अंदर। तो सर इंजन के बारे में और बता दो कि प्रॉब्लम क्या है, कावेरी इंजन क्यों नहीं बना पा रहा है इंडिया, ऐसा क्या इंजन में गरारी फंसी हुई है। देखो दोस्तों, कावेरी इंजन में जो थ्रस्ट सफिशियंसी है, ये कहोगे आपसे ये क्या होता है। देखो इंजन होता है ना, जैसे जैसे कोई एयरक्राफ्ट है दोस्तों, उसको उड़ाने के लिए कुछ मिनिमम थ्रस्ट चाहिए ना, ये इनसे थ्रस्ट ही नहीं पूरा हुआ। ठीक है, 70.4 यहाँ पे किलो केएन का यहाँ पे थ्रस्ट पैदा किया कावेरी इंजन ने, चाहिए 80 से 85, ये इतना ले जा ही नहीं पाए। आप कहोगे ऐसा क्यों, क्योंकि इतना यहाँ पे इनके पास टेक ही नहीं है, मेटालर्जिकल एडवांसमेंट ही नहीं है इतनी। ठीक है, जो ब्लेड घूमती है ना इंजन की, उस वो एक्सट्रीम हीट पैदा करती है, उसको मेंटेन करने के लिए वो जो टेक्नोलॉजी है सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड टेक, वो ही इंडिया के पास नहीं है दोस्तों। इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। फिर यहाँ पे ये इंजन इतना भारी है कि तेजस जैसे में लगाएंगे तो वेट इतना बढ़ जाएगा कि वो सही से फ्लाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद इंडिया के पास दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि टेस्ट करने के लिए खुद का कोई स्पेस ही नहीं है। नो इंडिजिनस फ्लाइंग टेस्ट बेड, उसके लिए भी इंजन ट्रांसपोर्ट टू रशिया फॉर फ्लाइट टेस्ट। आप समझो इस चीज को। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। आप कहोगे सर फिर ये तो इसका मतलब ये कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बना। बिल्कुल सही बात, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सिंपल एनालॉजी है दोस्तों, मुझे बताओ मोबाइल इतने हम चाइनीज मोबाइल यूज करते हैं, अमेरिका का मोबाइल यूज करते हैं, है कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, बनाते हैं हम खुद से कोई मोबाइल? बिल्कुल नहीं। तो जो एडवांस टेक जितना भी है ना आज की दुनिया है, जिस पर सब डिपेंडेंट है, आज हम जो लग्जरी जी रहे हैं ना दोस्तों, वो सारी की सारी है ना, सबकी सब जितनी भी लग्जरी है वो बाहर वेस्टर्न कंट्रीज की, डेवलप्ड कंट्रीज की, जो आज के टाइम में सेठ बन के बैठे हैं, उन्हीं की देन है। इसीलिए उनके पास पैसा है और भारत अब उनको देख करके करना तो चाह रहा है, पहले उस पर काम उसने किया नहीं। ऐसा नहीं है कि इंडिया इसको बाद में समझा, नहीं दोस्तों, पहले समझ गया था। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। जो हमारे राजनेताओं हैं उनका जो टाइम है ना वो जाता है चुनावों में, इलेक्शंस में, इसमें ज्यादा टाइम जाता है, इसलिए यहां वो बेचारे ध्यान नहीं दे पाते। अरे पेपर जो लीक हो जाता है वो तक तो सही से करा नहीं पाते, ये कावेरी इंजन कहां से बना पाएंगे। तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, पूरा देशभक्ति चाहिए दोस्तों, तब जाकर के ऐसी चीजें बनती है। फिर उसके बाद जो साबोटेज होता है बाहर की कंट्रीज के द्वारा, उसको भी काउंटर करने के लिए काफी यहाँ पे एक सिस्टम चाहिए प्रॉपर, राइट। सो तेजस, अब कावेरी इंजन में दोस्तों जो तेजस है, दैट डीलिंग ऑफिशियल रिमूवल फ्रॉम द प्रोग्राम, हटाओ इस कावेरी इंजन को। तो इन्होंने ये दिमाग लगाया कि भैया कावेरी इंजन में हम 20-30 साल मान लो लगाएं, इससे अच्छा बाहर की देशों के साथ हम डील कर लेते हैं। फ्रांस को कहते हैं ला भाई तेरा साफरन इंजन दे, 100% टेक ट्रांसफर कर। ठीक है, तो ये भी एक ही बात होगी ना, फिर तो इंजन भारत में बनने लगेंगे। अब इसके लिए बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा डील, बड़ा प्रॉफिट, बड़ा मुनाफा फ्रांस को देना पड़ेगा। तो इस पे इंडिया बात कर रहा है कि पैसे ज्यादा लगे चाहे, समय बच जाए, इंजन खुद बनाने लग जाए। तो यहां पे फिर आप कहोगे फिर कावेरी इंजन का यूज कहां करेंगे सर, ये कुछ ना कुछ तो, जितना कुछ दिमाग लगाया हमने कुछ तो काम आए। तो देखो कावेरी इंजन का यूज फिर बड़ी बड़ी समुद्री जहाजों में होगा दोस्तों। ठीक है, जो गैस टरबाइन इंजन है ना, जो मॉडिफाई कावेरी इंजन है, इसको गैस टरबाइन इंजन में ट्रांसफॉर्म करेंगे। जो इंडियन नेवी की वॉरशिप है उनमें यहाँ पे इसका यूज किया जाएगा। सो न्यूक्लियर बॉम्ब, मंगलयान, इससे भी मुश्किल है फाइटर जेट के इंजन बनाना। मटेरियल साइंस की जो दीवार है ना दोस्तों, कि भैया 1600 डिग्री तक ये जो ब्लेड है इसकी गर्म हो जाती है, इसको कैसे कंट्रोल करना। फिर 50-50, 60-60 साल तक यूएस फेल हुआ है, उस फेल के भी डेटा इकट्ठा करके कि वापस से फेल ना हो, ये पूरा एक सिस्टम होता है। इसमें इंडिया लैग कर रहा है, इसलिए ये यहाँ पे इंजन नहीं बन पाया है। तो कावेरी से आगे भारत का यही है कि अब यहाँ पे नई स्ट्रेटेजी अपनाए, प्राइवेट कंपनियों को बोले कि भैया 20 साल तक छोड़ो, आप 4-5 साल के अंदर किसी से डील करो जिससे 100% टेक ट्रांसफर हो, जैसे साफरान है, रोल्स रॉयस है, इनसे बात कर लो। अगर ये टेक ट्रांसफर करे तो सबसे अच्छा रहेगा। तो प्राइवेट प्लेयर यहाँ पे दोस्तों अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, इसलिए प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउड किया है एमका बनाने में। अब मुझे लगता है आपको पूरा ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा हमारे पास क्यों स्टेल्थ फाइटर जेट अभी तक नहीं है, बिकॉज ऑफ कि पॉलिटिकल विल है ही नहीं। जो हम राजनेता चुनते हैं उनका चुनावों में ज्यादा ध्यान जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल फैक्ट यही है और कोई फैक्ट नहीं है दोस्तों। दूसरी चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बनाया ही नहीं, फिर उसके बाद इसमें टाइम बहुत लगता है। ठीक है, चौथा यहाँ पे दोस्तों हमने पूरा स्टडी किया कि दुनिया में किन किन के पास स्टेल्थ टेक है। फिफ्थ हमने देखा इंजन्स का क्या रोल होता है। अब मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा और यहाँ पे रिविजन्स हो जाएगी आपकी। जनरेशंस की बात करते हैं, हम बात करते हैं ना फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। तो ये इसका क्या मतलब है? देखो दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन फाइटर जेट मतलब बेसिक जेट, कोई रडार, कोई मशीन गन, कुछ नहीं, बिल्कुल बेसिक जेट। ओके, सेकंड जनरेशन में रडार इंट्रोड्यूस हो गया, इंफ्रारेड मिसाइल, सुपरसोनिक स्पीड, जैसे MiG-21 जिसको अब हम तेजस से रिप्लेस करेंगे, राइट। उसके बाद थर्ड जनरेशन बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स, बेटर एवियोनिक्स। ओके, उसके बाद फोर्थ एंड 4.5 जनरेशन जैसे रफाइल फ्रांस का जो भी इंडिया के पास है। फिर आता है फिफ्थ जनरेशन एडवांस, बिल्कुल एडवांस, जैसे सुखोई 57, F-22 रैप्टर, F-35 यूएसए का। उसके बाद सिक्स जनरेशन फ्यूचर जो जिसपे चाइना काम कर रहा है, यूएसए काम कर रहा है, इंडिया का इनका हो सकता है
सिक्स जनरेशन जैसी यहाँ पे फैसिलिटीज थे दोस्तों। तो ये सब यहाँ पे जनरेशन का मतलब होता है। और 4.5 और फिफ्थ जनरेशन में फर्क है। आप कहीं ये मत समझ लेना कि सर आधे से क्या होगा, आधे से बिल्कुल होगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया रडार जैसे इसको कैच करेगा ना 4.5 और 5 की इमेज ही अलग बनती है, ये बहुत छोटा दिखता है, इसको टारगेट करना एज कंपेयर टू 4.5 मुश्किल होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो सेमी स्टेल्थ है 4.5 जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन फुल स्टेल्थ है, यानी कि बिल्कुल ही ये दिखता नहीं है। स्टेल्थ का मतलब ये होता है छुपना, छुप जाता है, ओके, कंप्यूटर में बहुत छोटा सा दिखेगा। फिर उसके बाद 4.5 जनरेशन फाइटर जेट सुपरसोनिक होता है। इसके बाद कुछ सुपरसोनिक होता है। फिफ्थ जनरेशन सुपर क्रूज करता है, बिना एक्स्ट्रा फ्यूल जलाए भी आराम से सुपरसोनिक स्पीड पर ये उड़ सकता है। यहाँ पे फ्यूल ज्यादा लगता है 4.5 में एज कंपेयर टू फिफ्थ। तो कुछ एडवांसमेंट है, जैसे गाड़ी के 3 वेरिएंट होते हैं, एक एडवांस वेरिएंट होता है, उस हिसाब से आप समझो। पूरी दुनिया में टॉप 5 फाइटर जेट की बात करूं दोस्तों तो नंबर 1 F-22 रैप्टर है, विदाउट एनी डाउट, ये किसी को बेचता नहीं है, यूएसए का है। उसके बाद F-35 लाइटनिंग 2 यूएसए, ये यूएसए टॉप पर है। फिर आता है चाइना का, देन सुखोई 57, देन उसके बाद रफाइल है दोस्तों, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर गाइस। अब यहाँ पे एक एमसीक्यू देख लेते हैं इसके ऊपर बेस। विद रेफरेंस टू इंडियाज एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट दैट इज एमका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एमका envisaged as India's first indigenous fifth generation stealth fighter aircraft, feature internal weapons base and advanced sensor fusion capability. Yes. Second, one of the major reasons behind limited success of Kaveri engine was the absence of indigenous high altitude engine testing infrastructure and India's lack of experience in developing advanced single crystal superalloy, क्योंकि 1600 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, राइट, तो मेल्ट हो जाता है पूरा का पूरा यहाँ पे, तो उसको कंट्रोल करने का सिस्टम ही नहीं है भारत के पास। तो दोनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। थर्ड स्टेटमेंट, अनलाइक द एमका, the TEDBF, that is twin engine deck based fighter, primarily intended for carrier based operation for the Indian Navy. Absolutely yes. Fourth, the recent decision to allow private sector participation in the AMCA program represent a departure from the traditional model in which fighter developed and produced by the state owned entities like HAL. तो ये भी ठीक है। फिफ्थ दोस्तों, फ्रांस का Rafale is fully stealth fifth generation aircraft. No, not fully, it's semi stealth 4.5 generation aircraft. So ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सो फिफ्थ इज रॉन्ग, सो आंसर विल बी 1 2 3 4 ओनली, ओके। सो ये है दोस्तों लेक्चर, दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। आई होप दैट आई हैव एक्सप्लेन द टॉपिक वेल। यहाँ पे हमने बहुत कुछ सीखा है दोस्तों। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या भारत ने प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ पे फाइटर प्रोजेक्ट्स दे करके सही किया है? क्या प्राइवेट प्लेयर्स एमका बना पाएंगे दोस्तों 5-6 साल में? क्या उनमें पोटेंशियल है? ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ। थैंक यू सो मच। इससे रिलेटेड अगर और कोई अपडेट्स आती है देन आई विल डेफिनेटली अपडेट्स यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।